रोजमर्रा की तरह आज भी नाजनीन किचन में अपने कामों में व्यस्त थी, तभी उसे अचानक से ध्यान आता है कि उनकी जो नौकरानी है फरजाना जो है उसके जेठ जी, जिनका नाम था फारूक और वह जन्म से अंधे थे, कि फरजाना जो है वो जेठ जी के कमरे में गए हुए उसे काफी समय हो चुका है, आधे घंटे से ज्यादा हो चुका है। वो उनकी तेल मालिश करने के लिए उनके कमरे में गई थी, लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी अब तक फरजाना जो है बाहर निकल कर के नहीं आई थी, और अब उसे वही सब पुरानी बातें उसे ध्यान में आने लगती है। सोचने लगती है कि फरजाना जो है वो रोज घर के कामों को छोड़कर उस कमरे में जाकर जेठ जी की मालिश करने के लिए इतनी उतावली क्यों होती है। बार बार मुझसे पूछती है, बीबी जी जाऊं, बीबी जी तेल लेकर जाऊं, बीबी जी मालिश करने जाऊं, जबकि मैं उससे कहती हूं कि ठहर जा, पहले घर के काम तो समेट ले, ये काम तू आखिरी में किया कर। और यही सब सोचते हुए नादन के जो कदम होते हैं वह चल पड़ते हैं अपने जेठ के कमरे की ओर। और नाजनीन जब जाकर के जेठ जी कमरे के बाहर पहुंचती है तो उसे अजीब अजीब सी आवाजें अंदर से सुनाई पड़ने लगती है। पुराने जमाने का घर था, पुराने जमाने के दरवाजे खिड़कियां थी, इतनी दरार खिड़कियों में मौजूद थी कि अंदर का नजारा साफ देखा जा सकता था। नाजनीन जो होती है बिना आहट के खिड़की की दरार में अपनी आंख लगा देती है और अंदर का नजारा देखने लगती है, और जब वो अंदर का नजारा देखती है तो उसकी आंखें जो है वह फटी की फटी रह जाती है। वो पलक झपकना भूल जाती है, क्योंकि अंदर जो उसके अंधे जेठ जी थे, जिसका नाम फारूक था, वह इस वक्त लगे पड़े थे अपनी नौकरानी के साथ। वह घुड़सवारी का मजा आनंद प्राप्त कर रहे थे। वह सोचने में पड़ जाती है कि यह जो नौकरानी है मेरी फरजाना, ये तेल लगाने आई थी या तेल निकालने आई थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ चल क्या रहा है। और ये जो मेरे सीधे साधे से जेठ जी जो अंधे हैं, जो इतने भोले भाले से नजर आते हैं, इनकी सिर्फ आंखें ही खराब है, बाकी सारे पुर्जे इनके बराबर काम करते हैं। वो जो होती है नाजनीन, वो चुपके से दबे पांव वहां से वापस आ जाती है। उसके दिमाग में बहुत सी बातें चलने लगती है। वो सोचती है कि आज इस बात का फैसला करते ही रहेगी, जैसे ही फरजाना बाहर आएगी तो आज उसे वो छोड़ेगी नहीं। लेकिन उसके बाद भी आधा घंटा बीत जाता है, लेकिन फरजाना जो थी वो अब तक बाहर नहीं निकली थी, और इस आधे घंटे के अंदर नाजनीन के दिमाग में वही सब कुछ चल रहा होता है जो वो अंदर उसने अपनी आंखों से नजरा देखा था। और अब उसके विचार बदलने लगे थे। वो पहले कुछ और सोच रही थी, जहां वो इस वक्त पहले फरजाना को सबक सिखाने का सोच रही थी, अब उसके ख्याल बदलने लगे थे। उसके दिल में भी वैसे ही ख्याल आने लगे थे, और वो उसके बाद वो जो कुछ सोच रही थी, उसके मन में जो चल रहा था और वो जो करना चाहती थी, दोस्तों वो बहुत ही गलत कदम था जो उसने उठाने का फैसला कर लिया था। दोस्तों, कहानी में अंत तक बने रहिएगा, कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम आपका भाई, आपका दोस्त हाजिर हूं फिर से एक और सच्ची घटना लेकर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करना दोस्तों, घंटी का जो निशान है उसे जरूर दबाना, वीडियो को लाइक करके जाना दोस्तों। और कहानी के बारे में आपके जो भी विचार हो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और कमेंट में ये भी बताइएगा कहानी किस शहर से देख रहे हैं, किस शहर से सुन रहे हैं। और कहानी के अंत में लेंगे अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स का नाम जो देते हैं कमेंट्स के जरिए मुझे भर भर के ढेर सारा अपना प्यार। तो आइए दोस्तों चलते हैं कहानी पर। दोस्तों, सिंध प्रांत का एक शहर हैदराबाद बात कर रहा हूं मैं, पाकिस्तान देश की एक हैदराबाद हमारे हिंदुस्तान में भी है, लेकिन इस जिस हैदराबाद की मैं बात कर रहा हूं वह पाकिस्तान में सिंध प्रांत में पड़ता है एक शहर। उसी हैदराबाद शहर का रहने वाला होता है एक लड़का जिसका नाम होता है जावेद। जावेद के घर में जावेद के पिताजी रहमान अली जो कि सरकारी नौकरी किया करते थे, अब रिटायर हो चुके थे। जावेद की माँ और जावेद का एक भाई फारूक जो कि जावेद से उम्र में बड़ा था और जन्म से ही अंधा था। जावेद की शादी को अभी 2 ही महीने हुए थे और उसकी शादी हुई थी नाजनीन से, जिसे प्यार से नाज कहा जाता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, दोनों पति पत्नी के दिन खुशनुमा और रातें रंगीन गुजर रही होती है। 2 महीने के बाद इनके घर पर खबर आती है कि जावेद की जो फूई है, उसके पिताजी की जो बहन होती है, उनके अब्बू की बहन जो कि इस्लामाबाद में
रहा करती थी। उनकी तबीयत कुछ खराब चल रही है, नासासी चल रही है। तो जावेद के अब्बू रहमान अली और उनकी पत्नी मतलब जावेद की माँ फैसला करते हैं उनके पास जाकर के कुछ दिन रहकर आने का। ये इनकी बंदोबस्त कर देता है जाने का और उसके बाद ये दोनों रवाना हो जाते हैं। अब घर में रह गए थे सिर्फ जावेद, उसकी पत्नी नाज और उसका बड़ा भाई फारूक। फारूक की सारी देखभाल जो थी उसकी माँ ही किया करती थी। उसका सुबह से लेकर रात तक का जितना काम होता था सब उसकी माँ ही किया करती थी। लेकिन उसके जाने के बाद अब जो जिम्मेदारी थी वो आज आज के पड़ चुकी थी नाजनीन के ऊपर। अब सार देखभाल सारा काम नाजनीन ही करने लगी थी और बस एक काम ऐसा था जो कि नाजनीन नहीं करती थी, वो उसकी नौकरानी को संभलवा दिया गया था। वो थी उस अंधे जेठ की मालिश का काम, तेल मालिश का काम। कुछ दिनों तक तो तेल मालिश हुई नहीं तो शिकायत करने लगे कि मेरे बदन में दर्द रहता है। तो फिर उन्होंने जावेद ने नौकरानी से कहा कि तुम भाईजान की तेल मालिश कर दिया करो। तो उनके यहाँ जो काम किया करती थी नौकरानी, जिसका नाम फरजाना होता है, फरजाना को ये काम संभलवा दिया जाता है। अभी मुश्किल से हफ्ता 10 दिन ही बीते थे कि सुबह सुबह एक फोन आता है और वो फोन सुनने के बाद जावेद जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। जब नाजनीन उससे पूछती है तो वो नाजनीन को बताता है कि माँ की अम्मी और अब्बू का एक्सीडेंट हो गया है। वो मार्केट के लिए निकले थे, एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी और जो पिता जो इसके अब्बू थे रहमान अली, उनके दोनों पैरों में फ्रैक्चर आ गया है और उन्हें गंभीर चोटें भी आई हैं। वहीं इसकी जो अम्मी थी उसके भी एक पैर में फ्रैक्चर आ चुका था। जावेद कहता है मुझे अर्जेंटली निकलना होगा, वहां जाना होगा। कर वहां कोई है नहीं, फूई अकेली ही रहा करती थी और फूई वैसे ही बीमार रहती है तो इनको की देखभाल कौन करेगा, मुझे जाकर वहां सब कुछ संभालना होगा। जावेद जो होता है अपने ऑफिस में इत्तला करता है, वह भी सरकारी कर्मचारी ही था, सरकारी मुलाजिम था और उसके बाद वो निकल जाता है इस्लामाबाद के लिए। अभी जावेद जब जाने के बाद अगले दिन ही जावेद का फोन आता है और अपनी पत्नी नाजनीन से कहता है कि देखो नाजनीन, ऐसा है कि मुझे यहाँ पर पूरा 1 महीना रुकना पड़ेगा क्योंकि जो अब्बू जान है उनके दोनों पैर में फ्रैक्चर हुआ है और अम्मी जान के एक पैर में फ्रैक्चर और अब्बू जान को गंभीर चोटें आई हैं। तो डॉक्टर्स का ऐसा कहना है कि इन्हें कम से कम 20 से 25 दिन तक या हो सकता है महीना भर भी लग जाए, इन्हें हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा। तो अब इनकी यहाँ देखभाल कौन करेगा, इसलिए मुझे अब यहाँ पर रुकना पड़ेगा। तुम घर संभाल लेना और भाईजान का ख्याल रखना। क्या करती नाजनीन कहती ठीक है। अब जो नाजनीन थी अब वो रोजमर्रा के काम करने लगी थी। अब ने उसका जो अंधा जेठ था उसका जो भी बाथरूम लटन का जो काम होता उसे वहां तक ले जाना छोड़ना, फिर वापस रूम में लेके आना, नहाने के लिए उन्हें बाथरूम तक छोड़ना, उसे वापस लेकर आना, उसे कपड़े सब निकाल कर उसे देना, उनके लिए खाना बनाना, खाना दवा पानी चाय नाश्ता जो भी था सब नाजरीन करने लगी थी। सिर्फ तेल मालिश का एक काम था जो नौकरानी को सौंप दिया गया था। फरजाना रोज आती, घर के काम करती और उसके बाद जेठ जी के कमरे में चली जाती है और तेल मालिश करने के बाद आ जाती है और चली जाती। अब उस दिन ऐसा कुछ हुआ था कि नाजनीन को अचानक से ध्यान ये आया कि काफी समय से हो गया है फरजाना को कमरे में गए हुए अभी तक निकल करके नहीं आई, क्या कर रही है। ऐसा मांझी तो एक काम 10 मिनट में निपटा दिया करती थी, इसे आधा आधा पौना पौना घंटा लग जाता है। और जब वो जाकर के उसने वहां देखा था तो कुछ अलग ही नजारा उसे नजर आया था। वो इंतजार करती है फरजाना के बाहर आने का। अब यहाँ दिक्कत ऐसी हो गई थी कि अब 10 से 15 दिन तो बीत चुके थे, जो नास दिन थी। अब नई नई शादी हुई थी, अभी 1.5-2 महीना ही शादी को हुआ था पति के साथ। बहुत ऐश से बहुत मौत से वो रह रही थी और अचानक से पति दूर हो चुका था। दिन तो कैसे भी काम में बिजी रहने के वजह से कट जाता, लेकिन रातों रातें उसे बहुत सताने लगी थी। रातें उसकी करवट बदलते ही निकलती, वो बहुत बेचैन रहती। और आप समझ सकते हैं, नई नई शादी हुई लड़की, नई नवेली दुल्हन, तो उसकी कुछ अलग ही समस्याएं डिजायर्स होती हैं। इसी बीच एक दिन ऐसा कुछ हुआ था कि जब ये अपनी जेठ को बाथरूम में छोड़कर के आई थी नहाने के लिए, उसके बाद आकर के अपने काम में लगी हुई थी, तभी एक आवाज सी आती है जैसे कुछ बहुत जोर से गिरा हो। ये भाग करके बाथरूम की ओर जाती है तो क्या देखती है कि उसका जो जेठ
है अंदर वो जो फारूक है वो बाथरूम में गिरा पड़ा है, उसका पैर स्लीप हो गया था और वो गिर पड़ा था, लेकिन नाजनीन देखकर हक्की बक्की रह जाती है क्योंकि जो फारूक था इस वक्त नग्न अवस्था में था। इस संकोच में पड़ जाती है, अब मैं जाऊं तो इनके पास कैसे जाऊं, उठाऊं तो कैसे उठाऊं फारूक। नाजनी नाजनी कहकर चिल्लाने लगता है, मैं गिर गया हूं, मुझे उठाओ। अब नाज़नीन कुछ नहीं सोचती और जाती है बाथरूम में दाखिल हो जाती है और अपने जेठ को सहारा देख के खड़ी करती है। शर्म मुझे बहुत आ रही थी लेकिन मजबूरी थी, क्या करती। एक टॉवल वहां से उतारती है, अपने जेठ को वो टॉवल से ढकती है और उसके बाद उन्हें सहारा देकर अपने कंधे का सहारा देकर रूम में लेकर के आती है, उन्हें बेड पर लेटा देती है। उसके पैर में मोच आ गई थी, उसके बाद थोड़ा सा तेल लगा देती है और वापस चली जाती है। अब नाजनीन ने जो कुछ देखा था एक मर्द को इस प्रकार से इस प्राकृतिक अवस्था में जब उसने देखा था तो उसकी जो दबी हुई इच्छाएं थी वो अब जागृत होने लगी थी। वो अपनी बेचैनियों को जितना दबा के रखने की कोशिश कर रही थी, अब वो बेचैनियां उसके अंदर उफान मारने लगी थी, उसके अंदर हलचल पैदा हो गई थी। और फिर जब उसने अपनी आंखों से देखा उसके जेठ को अपनी नौकरानी के साथ ये सब करते हुए, तो उसके बाद उसने अपने ऊपर जितना काबू रख रखा था वो काबू अब खत्म हो चुका था। अब वो बेकाबू होने को तैयार थी और जब फरजाना निकल कर के बाहर आती है तो फरजाना पर गुस्सा करने लगती है, आग बबूला होने लगती है और उससे कहती है, तूने ये क्या किया, तू ये क्या कर रही है। मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया है, अब मैं अपने पति जावेद को भी सब कुछ बताऊंगी, अपनी सास को भी सब कुछ बताऊंगी और तुझे इस यहाँ से काम से मैं निकलवा दूंगी। फरजाना जो होती है वो उसके पैर पकड़ लेती है, रोने गिड़गिड़ा लगती है, कहती है, बीवी जी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे फारूक भाई ने पैसों का लालच दिया था, मैं बहक गई थी और वैसे भी मेरा जो शौहर है वह मुझे खुश नहीं रख पाता, सिर्फ दिन रात शराब पीता है और वह मुझे मारता है, तो बस इसी वजह से मेरे कदम बहक गए और मैं गलती कर बैठी, मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। इस पर जो नाजनीन होती है वो फरजाना से कहती है, बस एक शर्त पर मैं तुझे माफ कर सकती हूँ। तो फरजाना कहती है, हाँ बीबी जी, आप जो बोलेगी वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो नाजनीन जो होती है वो फरजाना से कहती है, जो तू इस वक्त कमरे में जेठ जी के साथ कर रही थी वो सब कुछ मैं भी करना चाहती हूँ। तो फरजाना सुनकर के चौंक जाती, कहती, बीबी जी आप ये क्या कह रही है। नाजनीन कहती है, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई, पूरी बात सुन। वो आगे कहती है कि देख, मैं वो सब तो करना चाहती हूँ, लेकिन ऐसा बिना कुछ हुए कि उन जेठ जी को पता चले कि वह तू नहीं मैं हूँ। मतलब मैं ये भी नहीं चाहती कि किसी को पता भी चले और मेरा काम भी हो जाए। जेठ जी तो वैसे भी ऑलरेडी अंधे हैं, उन्हें तो कुछ नजर आता नहीं बची, सिर्फ तू। अगर तू मेरी मदद करे और तू मेरा ये काम करवा दे तो मैं तुझे माफ कर दूंगी और मैं तुझे पैसे भी दूंगी। फरजाना को क्या प्रॉब्लम थी, कहती है, बस इतनी सी बात। बेबी जी ये कौन सी बड़ी बात है, एक काम कीजिएगा, कल मेरी जगह तेल लेकर के आप चली जाएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा कि आपको कुछ बोलना नहीं है, शांत रहना है, आपका काम हो जाएगा। नाजनीन को ये बात जम जाती है और अगली दोपहर जब होती है तो नाजनीन जो होती है फरजाना की जगह तेल लेकर के चली जाती है अपने जेट के कमरे में और उसके बाद उस कमरे में फिर से वही सब होता है। उसका जेट वही सब उसके साथ करता है जो कि वह फरजाना के साथ किया करता था और आधा पौन घंटा पूरा एंजॉय करने के बाद, पूरी अयाशी करने के बाद नाजनीन जो होती है वो वापस कमरे से निकल आती है। उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी, वो फरजाना को थैंक यू कहती है और फरजाना को कहती है कि हमेशा ध्यान रहे ये राज राज ही रहे। और अब ये जो था अगले दिन भी इसी प्रकार से होता है। इसी प्रकार से 2 से 3 दिन हो चुके थे। अब फरजाना की जगह नाजनीन जाती थी और नाजनीन फरजाना की जगह अब अपने जेठ के साथ वो सब कुछ करती और बाहर निकल आती। चौथे दिन ऐसा होता है कि चौथे दिन भी दिन में यही सब होता है और रात को सारा काम निपटाने के बाद जब नाजनीन दूध का गिलास लेकर के जाती है जेठ के कमरे में उसे देने के लिए और जब टेबल पर रखकर पलट रही होती मुड़ रही होती है तो उसका जो जेठ होता है फारूक उसका हाथ पकड़ लेता है और जैसे ही उसका हाथ पकड़ता है और उसे खींच
लेता है बिस्तर पे तो नाजनीन जो होती है वह हड़बड़ा जाती है और कहती है जेठ जी यह क्या कर रहे हैं आप, मैं हूं नाजनी इस पर। उसका जेठ होता है, वो कहता है तो क्या हुआ, जब दिन में कर सकते हैं, जब दिन में तुम्हारी रजामंदी हो सकती है तो रात में क्या समस्या है, वैसे भी घर में तुम्हारे और मेरे अलावा है ही कौन, यही सो जाओ ना, कमरे में जाकर के क्या करोगी नानिम सकब का। जाती है, कहती है बात को संभालने की कोशिश करती है, कहती है जेठ जी आप ये क्या अंड संद बके जा रहे हैं, आप ये क्या कह रहे हैं। वो कहता है देखो नाजनीन ज्यादा बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता, देखो मैं आंखों से अंधा हूं दिमाग से नहीं, मैं जो है गम से इंसान पहचान लेता हूं, उसकी जो गंध होती है उसकी जो खुशबू होती है, मुझे पता है किसकी गंध किसकी खुशबू कैसी है, और तुम्हारी गंध तो मैंने उसी दिन सूंघ ली थी जिस दिन मैं बाथरूम में गिरा था और तुमने अपने कंधे का सहारा देकर के मुझे रूम में लेकर के आई थी, उसी दिन से तुम्हारी गंध मैं पहचानता हूं। और पहले दिन जब दोपहर में तुम फरजाना की जगह तेल लेकर के आई, मैं उसी वक्त समझ गया था कि फरजाना नहीं है ये नाजनीन तुम हो, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि तुम अपनी मर्जी से आई थी और तुम भी यही चाहती थी, इसलिए मैंने वही किया जो तुम चाहती थी। अब सारे पत्ते खुल चुके, सारे राज खुल चुके थे, तो नाज दिन जो होती है वो भी अपना विरोध खत्म कर देती है और अपना समर्थन जो है अपने जेठ को फारूक को दे देती है, और उसके बाद फिर उन दोनों के अनैतिक संबंध वो उसी प्रकार से स्थापित हो जाते हैं, और वो रात को भी अब वही करते हैं। अब पूरा खेल खुल चुका था, अब दिन रात यही सब होता था, घर पर कोई था नहीं, जावेद वहां बैठा था माँ बाप के साथ, नौकरानी फरजाना को सब पता था ऑलरेडी, दोपहर में काम करके वो चली जाती थी, फारूक इधर ऐस कर रहा था, कभी नौकरानी के साथ फरजाना के साथ करता, कभी वो नासन के साथ, ये सब कुछ करता, इसी प्रकार से काम चल रहा था। अब होता क्या है कि एक दोपहर को जब गए लोग दोनों अपने कमरे में लगे पड़े हुए होते हैं, अचानक से जावेद आ पहुंचता है। जावेद को कंपनी से फोन, जो जहां वह काम करता था उस ऑफिस से फोन आया था, कुछ अर्जेंसी ऐसी आई थी कि जावेद को वापस आना पड़ा था अर्जेंट में, और जावेद जो है वो करके पहुंचता है, उसने घर पर फोन करके भी नहीं बताया था, और जब आके पहुंचता है तो बाहर का जो दरवाजा होता है वो सिर्फ ढाला हुआ होता है, अंदर से कुंडी लगी नहीं होती, तो वो अंदर चला जाता है नास दिन को कहीं ना पाकर, और कमरे से अजीब सी आवाज सुनकर वो जब जाकर के पहुंचता है तो उसे अंत कुछ शक सा होता है, और वो वही सब कुछ देखता है जो नाजनीन ने उस खिड़की से देखा था, तो उसकी आंखें फटी खियाई फटी रह जाती है और आंखें अंगारों से गुस्से से उसकी लाल हो जाती है, लेकिन वो अपने आप पर कंट्रोल रखता है, वो चुपचाप दबे पांव वापस बाहर आ जाता है, और आने के बाद फिर वहां दरवाजा नॉक करके बाहर से ही नाजनीन नाजनीन आवाज लगाने लगता है। नाजनीन हड़बड़ा हुई भागती हुई कमरे से बाहर निकलती है, और उसे देखकर वो डर सी जाती है, उसके चेहरे पर परेशानी साफ देखी जा सकती थी। वो कहती है अरे आप अचानक कैसे, फोन भी नहीं किया। वो कहता है बस किसी काम से अर्जेंटली आना पड़ा। वह ऐसा बिहेव करता है जैसे वह अभी अभी आया है और उसे कुछ नहीं पता, उसने कुछ देखा ही नहीं, उसे 4 से 5 दिन का काम आ पड़ा था, इसलिए वो वहां पर आया था। लेकिन अब जो नाजनीन के बर्ताव में वह चेंज देख रहा था, नाजनीन उससे बार बार पूछती थी जैसे ऑफिस कब जाओगे, ऑफिस कब जाओगे, इस्लामाबाद वापस कब जाओगे। तो जैसे जावेद को ऐसा लगता था कि जैसे ये चाहती है कि मैं यहाँ से चला जाऊं और इसे वह सब कुछ करने की छूट मिल जाए जो ये सब कुछ कर रही है। तीसरे दिन जावेद जो होता है वह किसी काम के बहाने से घर से निकलता है और वह जा पहुंचता है अपनी ससुराल, जहाँ की वह लड़की थी नाजनी। और वहां जाने के बाद उसे ऐसे तो कोई जानता नहीं था, कुछ इस प्रकार से वह अपने को कवर करता है, और वहां जाने के बाद वह जांच पड़ताल में जुट जाता है नास दिन के बारे में। जब वो जानकारी निकालने लगता है तो उसके सामने जो बातें आती वो सुनकर उसके पैरों की तलकी जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, नासन जो थी वो पहले से ही कैरेक्टरलेस किस्म की लड़की थी, चरित्रहीन वो लड़की थी। मोहल्ले के कई लड़कों के साथ उसका पहले भी अफेयर अनैतिक संबंध रह चुके थे, और एक बार तो वो किसी लड़के के साथ भाग भी चुकी थी, और कुछ दिन रहने के बाद उसके माँ बाप उसे पकड़ करके
वापस लाए थे और उसके बाद उसका निकाह करा दिया गया था जावेद के साथ। जावेद को समझ में आने लगा था कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। जावेद का गुस्सा जितना नाजनीन पर था उससे कहीं ज्यादा गुस्सा अपने भाई फारूक पर था कि नाजनीन तो पराई थी, उसने धोखा दिया, लेकिन फारूक मेरा अपना खून, मेरा अपना भाई, उसने भी धोखा दिया। उसने एक बार भी नहीं सोचा और फारूक और जो जावेद होता है वह ही मन कुछ फैसला कर लेता है और वापस आ पहुंचता है अपने घर हैदराबाद। और हैदराबाद जब वो आता है तो इस वक्त भी वो बिना बताए बिना तल्ला किए हुए आया था। और अभी भी जब वो आकर के दोपहर में 2 बजे घर पर पहुंचता है तो इस वक्त कमरे में जो थी नासन फारूक के साथ लगी पड़ी थी और फरजाना बाहर बैठी हुई थी। फरजाना का चेहरे का रंग उड़ जाता है अचानक से जावेद को आया हुआ देखकर। वो तुरंत भागकर कमरे का जाकर नॉक करती है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले कमरे को एक जोर की लात मारकर जावेद तोड़ देता है और अंदर का नजारा देखता है तो दोनों नग्न अवस्था में बिस्तर पर फारूक और उसकी पत्नी नासदिन पड़े हुए होते हैं। जावेद का गुस्सा चरम पर पहुंचता है। वो भागता हुआ किचन में जाता है और वहां से चाकू उठा कर के लाता है और बेहिसाब ताबड़ तोड़ वार वो फारूक पर करने लगता है। फारूक लहूलुहान हो जाता है, पूरा बिस्तर खून से लाल हो जाता है। नाजनीन और जो फरजाना होती है चीखती हुई वहां से भागती है। नाजनीन जाकर दूसरे कमरे में खुद को बंद कर लेती है। वहीं दूसरी ओर फरजाना जो होती है वह बाहर चिल्लाती हुई भागती हुई जाती है। जावेद के सर पर खून सवार था, वो उस दरवाजे को भी पीट रहा था जिस कमरे में नाजी बंद थी। वो नाजी को भी जान से मार देना चाहता था। इधर जो फरजाना था वो बाहर भागती हुई जाकर लोगों को जब बताती है, लोग वहां आ पहुंचते हैं और जावेद को पकड़ लेते हैं और पुलिस को फोन कर दिया जाता है। कुछ ही देर बाद पुलिस वहां आकर के पहुंच जाती है और जावेद को हिरासत में ले लिया जाता है और उसे पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। वहां पर मौका मुआयना पंचनामा किया जाता है और फारूक की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाता है। जावेद के खिलाफ जो भी विभिन्न धाराएं होती है संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज करके एफआईआर होती है और वहां पर बयान लिए जाते हैं नाजनीन के और फरजाना के। और जब जावेद से यह पूछा जाता है कि तुमने अपने भाई की हत्या क्यों की, इसका कारण क्या है, तो जावेद जो होता है वो कहता है मुझे अपना गुनाह कबूल है, मैं अपने गुनाह से पीछे नहीं हटूंगा, मैं कबूल करता हूं मैंने उस दरिंदे को मारा है, उस काफिर को मारा है और मैं इसे भी मार देता अगर 5 मिनट की देरी ना हुई होती तो। और मैंने ये सब क्यों किया, ये सब तुम मेरी पत्नी से ही पूछो, तुम इससे आप नासन से ही पूछिए और इस बेगैरत इस नौकरा ने इस फरजाना से पूछिए, यही आपको पूरी कहानी बताएगी। पहले वो लोग बताने को तैयार नहीं थे, लेकिन पुलिस जब अपनी शक्ति पर आती है तो फरजाना जो होती है वो ABCD की तरह ए से लेकर Z तक शुरू से लेकर अंत तक पूरी कहानी जो है, पूरी घटना जो है पुलिस के सामने खोलकर के रख देती है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, कानून की नज़र में जो गुनाहगार होता है, जो गुनाह होता है उसे जिसने अंजाम दिया होता है वही गुनाहगार होता है। यह बाकी जो नाजनीन ने किया था और फरजाना ने किया था, ये समाज के नज़र से गलत हो सकता है, ये समाज के नज़र से अनैतिक हो सकता है, लेकिन कानून की नज़र में ये गुनाह नहीं होता, इस पर कोई कलम नहीं लगाई जा सकती। और जावेद को जो होते हैं उसके बाद कोर्ट में पेश किया जाता है और वहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। नाजनीन को और फरजाना को छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, जावेद तो जेल चला गया, जिंदगी बर्बाद हो गई। उसके बूढ़े माँ बाप जो आज भी प्लास्टर में वहां पड़े हुए थे, अब उनको देखभाल करेगा कौन। जो अंधा था फारूक, वो भी अपने कर्मों की सजा उसे जावेद ने ऑन द स्पॉट दे दी। नासदिन का क्या है, पहले भी यहाँ वहां मुंह मारती थी, फिर से मुंह मारेगी। नाजनीन अपने मायके जा चुकी थी। फरजाना क्या, फरजाना तो नौकरानी थी, यहाँ नहीं कहीं और काम कर लेगी। जिंदगी बर्बाद हुई तो जावेद की हुई जिंदगी नरक की तरफ बीतेगी, तो उसके माँ बाप की बीतेगी, क्योंकि उनकी देखभाल करने वाला, उनकी सेवा करने वाला अब कोई भी नहीं बचा। दोस्तों, तो देखा आपने ने किस प्रकार से जो कोई महिला अपनी डिजायर्स को जो नहीं दबा पाती और वासना और हवस के चक्कर में ऐसे कदम उठाती है, सारी लोक लिहाज सारी मर्यादाओं को तार तार करके, समाज के सब रीति रिवाजों को तोड़ करके इस प्रकार के कुछ कांड करती है, कुछ संबंध
बनाती है जो ना अपना आगा सोचती है ना पीछा सोचती है, ना अपने घर का सोचती है ना परिवार का सोचती है। दोस्तों और कर्म इनके होते हैं, करनी इनकी होती है, और सजा जो होता है वो कोई और पाता है। जिंदगी बर्बाद होती है इनकी तो होती ही है, लेकिन ये होते हैं बेशर्म। इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई निर्दोष कोई अच्छे लोग इनके कर्मों की सजा सारी जिंदगी भुगते रहते हैं। दोस्तों तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आप वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। इस कहानी के बारे में जो भी आपको कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताना। कमेंट में ये भी बताना कहानी आप किस शहर से देख रहे थे और किस शहर से सुन रहे थे। अब लेते हैं दोस्तों अपने प्यारे प्यारे उन सब्सक्राइबर्स का नाम। जगदीश सोडनी जी सूरत गुजरात से, केडी सोमानी जी सूरत गुजरात से, विजय कुमार जी, राजेश कुमार मेघवाल जी कोटा राजस्थान से, काजल पासवान नालंदा बिहार से, भागवत स्वरूप जी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से, जय राजेंद्र जी नासिक, सफीकुल हसन रुड़की से, मलखान सिंह इटावा उत्तर प्रदेश से, अजय राजू मास्टर बरेली उत्तर प्रदेश से, विनोद रज्जाक जी गुवाहाटी से, उमेश कुमार जी, राम सिंह महतो जी, लक्ष्मीकांत रनोद करा जी गोवा से, स्वीट गर्ड ब्लॉग्स एक चैनल है उनकी ओर से भी प्यार आया है। केपी सिंह विजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश, अनुज राज गोपालगंज बिहार, राव मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान, साब काजी परभनी महाराष्ट्र, अनु कुमार दास भिलाई छत्तीसगढ़ से, मनोज चौरसिया जी अहमदाबाद से, हितेंद्र चौहान जी और राणा सफीक राजपूत फैसलाबाद पाकिस्तान से। तो दोस्तों ये थे कुछ अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स के नाम जिन्होंने पिछली कहानी में मुझे प्यार दिया। अगर आप लोगों ने भी कमेंट्स किए थे, बताया था ने अपना नाम, गांव, शहर का नाम, और मैं किसी कारण से अगर भूल गया, भूल चुका, आपका नाम रह गया हो तो मुझे क्षमा करें। और इस कहानी पर आप फिर से कमेंट जरूर कीजिएगा। आने वाली कहानी में मैं आप लोगों का नाम जरूर लूंगा याद से। दोस्तों तो दोस्तों सजग रहिए, सावधान रहिए, अपना और अपन का बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि सावधानी सुरक्षा है। दोस्तों मिलते हैं कल एक और सच्ची घटना लेकर। धन्यवाद। जय हिंद।